हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट a न्यू चैप्टर दैट इज अकाउंटिंग टर्म्स। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो के अंदर अकाउंटिंग टर्म्स जितने भी हम फ्यूचर में इन कॉमर्स इन अकाउंट्स हम कौन से अकाउंटिंग टर्म्स यूज़ लेंगे और वहाँ पर अकाउंटिंग टर्म्स के मीनिंग क्या निकल के आएंगे, वो हम सारे के सारे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म है यहाँ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये कोई अकाउंटिंग टर्म नहीं है बट एक डेफिनेशन दे रखी है, व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस ट्रांजेक्शन। Business transaction means financial transaction or economic event expressed in the terms of money which brings change in the financial position of an enterprise। एक ऐसा ट्रांजेक्शन, एक ऐसा इकोनॉमिक इवेंट जिसका इफेक्ट क्या होना चाहिए, हमारा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होनी चाहिए। ऐसा कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक इवेंट जिसका इफेक्ट हमारी बिजनेस पे हो, हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे हो, वो चेंज होना चाहिए। हम उसे क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये कहीं ना कहीं एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन की फॉर्म में होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज की केसेस में। ओके, एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा, परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट फ्रॉम द डेटर्स, पेमेंट टू द क्रेडिटर्स एंड व्हाट डू मीन बाय द डेटर्स क्रेडिटर्स, हम सारा इसी चैप्टर में रीड आउट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस पे कुछ फाइनेंशियली इफेक्ट हो इकोनॉमिक इवेंट का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन। देन द सेकंड इज अकाउंट। ये मैंने आपको कहा था कि हमने पहले कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। मैंने कहा था अब हमारे पास एक ही रिमेनिंग रहा है, अकाउंट। वो हम कहाँ डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग टर्म में। देन व्हाट डू यू मीन बाय द अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, अब मैंने कहा था लेजर के अंदर हम सेपरेट हेड ओपन करते हैं, सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं। समराइजेशन के अंदर क्या कहा था हमने, क्लासीफाइंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर सेपरेट हेड ओपन कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं सेपरेट हेड ऑफ पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर आइटम जो हम एक यूज़ लेंगे उसे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अकाउंट। इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, कैश भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट से। देखो मैंने कहा था हम क्या करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन होता है तो हमने कहा था सैलरी जब भी पेड करेंगे हम सैलरी अकाउंट को यूज़ करेंगे। ओके, हम जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो हम परचेज वर्ड को यूज़ करेंगे, परचेज अकाउंट को यूज़ करेंगे। हम जब भी सेल करेंगे हम क्या बोलेंगे, सेल अकाउंट। तो मैंने क्या किया, कुछ अकाउंट ओपन किए, वहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा हाँ इसका टारगेट क्या हो गया। सेल्स अकाउंट में सारी सेल्स आएगी, परचेज अकाउंट में सारी परचेज आएगी, सैलरी अकाउंट में सारी सैलरीज आएगी। देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा है सैलरी, सैलरी मैंने सेपरेट हेड दे दिया, तो अब जब भी सैलरी पे होगी इस अकाउंट को इफेक्ट करेगी। टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर पर्टिकुलर हेड ओपन किए जा रहा हूँ। ये अकाउंट वर्ड लेज़र में सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, जहाँ आपको प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर खूब सारे लेज़र अकाउंट्स ओपन करने होंगे। ओके, देन द पॉइंट नंबर थर्ड, कैपिटल। अब यहाँ से हमारा मेन टारगेट और अकाउंटिंग टर्म्स यहाँ से स्टार्ट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल। अब कैपिटल इज द अकाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर और ओनर। मतलब बिजनेस के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है अगर ओनर और प्रोप्राइटर, तो आप उसे क्या बोलोगे, कैपिटल। वॉट एवर द अमाउंट, ये जो अमाउंट में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, एसेट्स में भी हो सकता है। इट मीन्स ओनर अगर अपने बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल। ओनर का नेम्स कभी भी बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं आता है इन केस ऑफ ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर। इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ओनरशिप, प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर सिंगल ओनर हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल। इट मीन कुछ भी पैसा वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो बिजनेस के लिए क्या होगी, वो कैपिटल। ओके, और बाय द पार्टनर्स इन केस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर क्या होंगे, पार्टनर्स क्या होंगे, ओनर। अगर पार्टनर्स कुछ इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में तो क्या बन जाएगी, कैपिटल। तो इट मीन्स कैपिटल क्या हुआ, जो भी पैसा, मैंने कहा काइंड में भी हो सकता है, थिंग में भी हो सकता है, एसेट्स में भी हो सकता है, वो प्लांट, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर कुछ भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर ओनर, फोकस यहीं पे रखना, बिजनेस का ओनर होना चाहिए। अगर ओनर कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उसे क्या बोलेंगे हम, कैपिटल। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी हो सकता है और एसेट्स एंड हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू, जिसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू हो। इट इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स द ओनर। बिजनेस के लिए हमेशा ये लाइबिलिटी है। अब यहाँ पर सुनना, बिजनेस क्या है, बिजनेस रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ। ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है जो आपको यहाँ रिलायंस रोड पे या कहीं पर भी आपके साथ कहीं घूम रहा होगा। ये कोई रिलायंस आपको इंडिविजुअल नहीं है, ये कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। रिलायंस एक सिर्फ पेपर पे है,
ये पेपर पे लिखा हुआ ये सर्टिफिकेट है, ये कंपनी का नेम है, और ये किसने लिखा है, ये कहाँ से हुआ स्टार्ट, ये सारा का सारा आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय अ लॉ अंडर लीगल, किसी एक्ट के अंदर आप गए, वहाँ आपने कंपनी एक्ट के अंदर गए, आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर किया। कंपनी रजिस्ट्रार क्या दिखेगा, कैसी और कोई कंपनी ओपन नहीं है, ऐसा कोई लोगो और तो नहीं, वो आपको ऑथोराइज करेगा, वो आपको अलॉट करेगा नेम ऑफ द कंपनी। फिर आप कंपनी नेम को यूज़ लेके उस कंपनी के अंडर बाय यूजिंग द कंपनी नेम आप कुछ भी एसेट्स परचेज करोगे, सेल करोगे। जब भी आप इनवॉइस पे देखते हो वहाँ ओनर का नेम नहीं आता है, कंपनी नेम आता है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ यहाँ बार बार, इन केस ऑफ द बिजनेस के केस में क्या होता है, ओनर जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में वो बिजनेस की लाइबिलिटी है। कैपिटल इज द लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। ओनर सिर्फ बिजनेस का नेम यूज कर रहा है। अंबानी फैमिली जिन्होंने कंपनी ओपन की रिलायंस, ये क्या कर रहे हैं, कंपनी का नेम यूज कर रहे हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन बनाया इन्होंने लीगल कंपनीज एक्ट के अंदर, रिलायंस कंपनी बनाई, ओके रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके अंदर ये पैसा इन्वेस्ट कर, ये जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो इनकी कैपिटल होगी, रिलायंस की क्या हो जाएगी, वो लाइबिलिटी। अब कंपनी को ये पैसा वापस किसको, देखो कंपनी का कुछ भी नहीं होता है, वैसे देखा जाए तो सारी चीज़ें कंपनी की है क्योंकि वो कंपनी के नेम से परचेज हो रही है, लेकिन कंपनी रन कौन कर रहा है, ओनर। अगर ओनर भी अगर कंपनी में पैसा डालता है तो कंपनी की लायबिलिटी जनरेट हो रही है, उससे हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल हर बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस का ये पैसा नहीं है, बिजनेस का कुछ भी नहीं था, ओनर ने ही बिजनेस को जनरेट किया है, और कंपनी और बिजनेस के लायबिलिटी बनेगी कैपिटल। जितना पैसा ओनर इन्वेस्ट करेगा लायबिलिटी ऑफ द कंपनी और बिजनेस की उतनी बढ़ती रहेगी। अब बिजनेस को क्या करना है, उस बिजनेस के नेम से ओनर पैसा अर्न करेगा, और प्रॉफिट भी क्या होती है, बिजनेस की लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस का खुद का कुछ नहीं है। रिलायंस कंपनी कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये रिलायंस कंपनी के एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको सिर्फ यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि अंबानी फैमिलीज ने पैसा इन्वेस्ट किया रिलायंस इंडस्ट्री में, तो कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की कैपिटल बढ़ गई, जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे कैपिटल बढ़ेगी, और लायबिलिटी, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी। अब रिलायंस कंपनी को एक कैपिटल वापस देना है अंबानी फैमिली को, कुछ समझ में आ रहा है। तो मतलब ओनर जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा बिजनेस से, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ती रहेगी, क्योंकि बिजनेस को ये पैसा वापस देना है। अब उन्होंने पैसा इन्वेस्ट क्यों किया है, क्योंकि वो इसी पैसे से प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो प्रॉफिट भी बिजनेस का काम हुआ, ये भी किसको देना पड़ेगा, ओनर को देना है। तो मतलब बिजनेस को सिर्फ यूज़ किया जा रहा है उसके नेम को, कि हम आपकी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं रिलायंस कंपनी में, और जितना भी प्रॉफिट होगा वो भी हमें मिलेगा, और हम जितना पैसा डाल रहे हैं आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि ये पैसा हमारा है, हम हमारे पैसे से कंपनी रन कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कैपिटल हर बार बिजनेस के लिए क्या होती है, लायबिलिटी। बिजनेस को ये पे करना है किनको, वापस ओनर को, इसीलिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओनर का नेम नहीं लिखते हैं, ओनली कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। ओके, इन केस ऑफ कंपनी कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द कैपिटल आर मैनी एंड दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स। कंपनी के केस में से क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, रियल ओनर ऑफ द कंपनी। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी और नेट वर्थ। कैपिटल को क्या बोलते हैं, ओनर्स इक्विटी। हम जब 12th में जाएंगे, जब इक्विटी शेयर कैपिटल करेंगे, नेट वर्थ के फॉर्मूले हम रीड आउट करेंगे। ये 12th में वापस कंपनी के अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ बिजनेस कैपिटल का नेम चेंज हो रहा है। ओनर्स इक्विटी इज ऑल्सो अ कैपिटल इन केस ऑफ कंपनी। नेट वर्थ भी यूज़ किया जाता है कंपनीज के केस में। शेयर होल्डर कैपिटल, अभी अपने कहा था शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं, वहाँ कैपिटल को बोलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को ही ओनर इक्विटी भी कह सकते हैं और नेट वर्थ भी कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे कैपिटल के डिफरेंट नेम्स है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ फोकस रखना स्टूडेंट्स, पॉइंट 3 से एक्चुअल हमारा स्टार्ट हुआ है टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं 4th पॉइंट, ड्राइंग। इट इज़ द अमाउंट विड्रॉ और गुड्स, ब्रैकेट में लिखा है ऑन कॉस्ट, टेकन बाय द प्रोपराइटर और अ पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़। देखो मैंने वर्ड यूज़ के लिया है, या तो फिर अमाउंट विड्रॉ हो सकता है या फिर गुड्स जो भी विड्रॉ होगा वो कॉस्ट पे होगा। टेकन बाय द प्रोपराइटर और पार्टनर, प्रोपराइटरशिप के अंदर क्या हो गया, यहाँ पर ओनर अगर बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करता है, प्रोपराइटर मीन्स ओनर, अगर ओनर्स कुछ भी विड्रॉ करता है तो आप क्या अकाउंटिंग बोलोगे, वहाँ पर ड्राइंग, वर्ड क्या यूज़ लोगे, ड्राइंग। ये ड्राइंग पेंटिंग नहीं है स्टूडेंट्स, एक्चुअली मेरा ड्राइंग का मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पर, ओनर कुछ इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस के लिए कैपिटल, ओनर अगर कुछ भी विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज़, ओनर अगर कुछ भी मोटर व्हीकल अपने बिजनेस से अपने घर लेके गया तो क्या हो गई, ड्राइंग।
इट मीन्स ये ड्राइंग किसको शो कर रही है, ओनर को शो कर रही है। ओनर कुछ भी इन्वेस्ट करेगा तो उसे हम कैपिटल बोलेंगे। ओनर कुछ भी विड्रॉ करेगा, एसेट्स भी विड्रॉ कर सकता है, गुड्स भी विड्रॉ कर सकता है, मनी भी विड्रॉ कर सकता है। ओनर अगर बिजनेस में से कुछ भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी लेके जाता है तो उसे ड्राइंग बोलते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? देखो सुनना, जब ओनर इन्वेस्ट करता है तो हम बोलते हैं कैपिटल। अगर वही चीज़ वापस विड्रॉ करता है, पैसे निकालता है, तो उसे बोलते हैं ड्राइंग। ऐसा क्यों? अब देखना इफेक्ट क्या होना चाहिए, वापस टू कैपिटल ही बोलना चाहिए ना भाई। जब कैपिटल विड्रॉ करा तो कैपिटल निकलेगी, कैपिटल आएगी तो कैपिटल आएगी, कैपिटल जाएगी। लेकिन आपको क्या पता चलेगा ये ड्राइंग विड्रॉ किया है तो टू कैपिटल। अब क्या होगा, ये जो ड्राइंग है ना फाइनली जाके माइनस कहाँ से होगी, कैपिटल में से ही। इसका अकाउंटिंग इफेक्ट वही रहेगा जो आप सोच रहे हैं। तो ड्राइंग फाइनली जाके कहाँ से लेस की जाती है, कैपिटल से। मैंने अभी आपको कहा था कैपिटल और ड्राइंग दोनों ओनर को रिप्रेजेंट करती हैं। It is the amount withdraw or goods on cost taken by the proprietor or the partner for personal use. At the time of preparing the balance sheet, it is deducted from the capital. ये सेम कैपिटल ही है बट ये विड्रॉ हो रहा है, कुछ निकाल रहा है ओनर, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग। अगर वही ओनर कुछ इन्वेस्ट करता है, कुछ इंट्रोड्यूस करता है, उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो फाइनली देखो मैंने कहा था कैपिटल ही डिक्रीज होनी चाहिए। अगर कुछ विड्रॉ भी करता है तो उसे ड्राइंग टर्म, अकाउंटिंग टर्म ड्राइंग यूज लेंगे। और फाइनली जो आपने सोचा है कि कैपिटल में से इसे लेस किया जाएगा, और ये कैपिटल कहाँ पड़ी थी, लायबिलिटी साइड में। तो हम ड्राइंग को कहाँ से लेस करेंगे, कैपिटल में से लायबिलिटी साइड में जाएंगे। जहाँ पर हमें कैपिटल मिला होगा उसके नीचे ही हम लेस ड्राइंग करेंगे। मैंने अभी आपको कहा था कैपिटल एंड ड्राइंग बोथ आर रिप्रेजेंटेटिंग द ओनर ऑफ द बिजनेस। और बिजनेस में ओनर का नेम यूज नहीं किया जाता, इसलिए हमने पहले कैपिटल यूज किया और फिर ड्राइंग यूज किया। ओके स्टूडेंट्स, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5, लायबिलिटीज। लायबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड, ड्यू और पेएबल बाय द बिजनेस। कहते हैं ना आप इसके लिए लाइबल हो, मतलब अब आपको पे में करना होगा, आपके ऊपर ड्यू है, आपकी पार्टी ड्यू है। मतलब ये क्या बोल रहा हूँ मैं आपके, जैसे कि ओ ड्यू बाय द बिजनेस, बिजनेस को पे करना है इन फ्यूचर, बिजनेस को पे करना है, लाइबिलिटी है बिजनेस की, इन फ्यूचर उसे आज नहीं तो कल पे करना होगा। अब ये क्या हो गया, लाइबिलिटी। तो अभी मैंने कहा था कि कैपिटल किसका पार्ट है, लाइबिलिटी का। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस को ओनर को पे करना इन फ्यूचर। कैपिटल किसको पे करनी है, ओनर की। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ओनर की। तो बिजनेस का कुछ भी नहीं हुआ। तो लाइबिलिटी साइड में अपने जैसे हमने कहा कि विच इज द अमाउंट ड्यू बाय, ओड बाय और पेएबल, विच आर पेएबल बाय द बिजनेस इन फ्यूचर। बिजनेस को पे करना ही होगा इन फ्यूचर, उसकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर इज टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी, दैट इज कैपिटल। अब लाइबिलिटी के भी डिफरेंट फॉर्म्स आ रहे हैं। फर्स्ट क्या बोला है, अगर लाइबिलिटीज टूवर्ड्स ओनर्स, अगर अपन देखो जब भी आप अकाउंटिंग करते हो यू एज्यूम दैट यू आर अ बिजनेस, यू आर रिलायंस इंडस्ट्री, यू आर बिग बाजार, यू आर ऑल द बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज है, ONGC, जितना भी आप सोच रहे हो, जो भी बिजनेस नेम आपके माइंड में आ रहे हैं, आप अपने आप को बिजनेस एज्यूम्ड करना, तभी आपके अकाउंट्स परफेक्ट होगी। कभी भी अपने आप को थर्ड पार्टी और ओनर एज्यूम्ड मत करना। यू आर नॉट द ओनर। आप कोई भी एंट्रीज कर रहे हो तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए, मैं बिजनेस हूँ, मेरे पे क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर मेरे पे कुछ इफेक्ट हो रहा है, सोचो कि मेरे बिजनेस पे इफेक्ट हो रहा है। ओके, तो अपने आप को हमेशा आप बिजनेस एज्यूम्ड करना। तो लाइबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर्स, मैं एक बिजनेस हूँ, अगर मेरी लाइबिलिटी बिजनेस ओनर के टूवर्ड्स है तो मैं उसे क्या बोलूँगा, इंटरनल लाइबिलिटी। और यही लाइबिलिटी आउटसाइडर्स, देखो लाइबिलिटीज टूवर्ड्स द आउटसाइडर इज नोन एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जैसे कि क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज। अगर यही लाइबिलिटी बिजनेस की आउटसाइडर्स जो अदर देन इंटरनल है तो उन्हें क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जो कि थर्ड पार्टी बन के आती है। अब यहाँ पर लाइबिलिटीज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, लाइबिलिटीज को हम फ्यूचर और फर्दर कितना क्लासिफाइड कर रहे हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। अब स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा 6 पॉइंट, दैट इज एसेट्स। वो सेम इससे रिलेट करेगा। तो आपको यहाँ पर क्या फोकस करना है, फर्स्ट पॉइंट इसने कहा है नॉन करंट लाइबिलिटी, सेकंड इसने कहा है करंट लाइबिलिटी। अब उन लाइबिलिटी तो हमें पता है विच इज़ अ पेएबल बाय द बिजनेस इन फ्यूचर। अब नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब हो गया जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो, हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग। अब कुछ लाइबिलिटीज जो होती है हमें विद इन 1 ईयर पे करना पड़ता है, कुछ लाइबिलिटी होती है जैसे बहुत लॉन्ग टर्म लोन आपने ले रखा है
तो आपकी क्या होगी, मोर देन 1 ईयर पे करनी होगी। कुछ लाइबिलिटीज़ होगी विद इन 1 ईयर मैच्योर हो जाती है और हम विद इन 1 ईयर हम क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। पॉइंट फर्स्ट, नॉन करंट लाइबिलिटी, it is that liability which is payable after a period of more than a year from the end of the accounting period, means जो more than 1 year हमारे पास आउटस्टैंडिंग रहे तो सारी की सारी की नॉन करंट लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स का कंप्लीट चैप्टर होगा 12th में, और आपके बीएसटी में भी बहुत अच्छा डिबेंचर्स के बारे में समझाया गया फ्यूचर में, और अदर वीडियोस में क्या करेंगे, डिबेंचर्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या हुई, जो मोर देन 1 ईयर भी आउटस्टैंडिंग रहेगी, विच इज़ अ पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर। अब विद इन अ ईयर जो मैच्योर हो जाएगी उसे क्या बोलेंगे, करंट। करंट का मतलब यहाँ पे हुआ फ्लेक्सिबल, हम जितना जल्दी हो, करंट एक ही चीज़ को शो करता है, ईयर एक पर्टिकुलर ईयर को शो करता है। करंट लाइबिलिटी, इट इज़ दैट लाइबिलिटी विच इज़ अ पेएबल विद इन 12 मंथ्स। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा, विथ इन 12 मीन्स, इट मीन्स विथ इन अ ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अब देखो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, अब मैं यहाँ वर्ड यूज़ लूँगा आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। मैंने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, मेरे पास बिल आया, मुझे पे करना है। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें पता है कि हमें विथ इन 12 मंथ्स, हमें विथ इन 1 मंथ पे करना होता है, 2 मंथ पे करना। ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हम आफ्टर 1 ईयर पे करेंगे। तो हम कंज्यूम किया, हमारे पास बिल आया। अब ये बिल बताओ मुझे, आप करंट होगा या नॉन करंट होगा? 100% क्या होगा, करंट, क्योंकि हमें विथ इन 12 मंथ्स पे करना है। तो ये हमारी क्या हुई, करंट लाइबिलिटी। इस तरीके से आपको सोच के करना होगा कि हमें वैसे क्लियरली इंटीमेट दे रखा होगा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या होती है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी विच इज़ अ पेएबल विथ इन अ ईयर, विथ इन 12 मंथ्स, उसे हम बोलेंगे करंट लाइबिलिटी। जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड लाइबिलिटी। वो हम क्या करते हैं, आफ्टर और मोर देन 1 ईयर हम पे करते हैं। जैसे कि आपने लॉन्ग टर्म लोन ले रखा, हाउस लोन, हमें विथ इन 1 ईयर पे नहीं करना है, तो हमारे लिए क्या बन के आ गई है, नॉन करंट लाइबिलिटी। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डीपली डिस्कस क्यों कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, प्लीज़ फोकस करना। सेम एज इट इज़, हमें अभी इसी वीडियो में एसेट्स के साथ भी ऐसे ही वर्ड्स मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर फोकस यही रखना है। करंट लाइबिलिटी पे विथ इन 12 मंथ्स, नॉन करंट लाइबिलिटी विच इज़ पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर, और इसका एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं लॉन्ग टर्म लोन्स। देन द नेक्स्ट पॉइंट 6, एसेट्स। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज, टेंजिबल भी हो सकती है और इनटेंजिबल भी, ओन्ड बाय अ entity or enterprise and which will enable the firm to get economic benefit in the future। एसेट्स को जैसे कि हिंदी मीडियम अगर जाएंगे तो आप बोलेंगे संपत्ति। एसेट्स जो आपको ओनरशिप हो, बिजनेस की ओनरशिप के अंडर में हो, आप उसके ओनर हो और वो आपको हेल्प करे इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे इन द फ्यूचर। एसेट्स जैसे कि अगर मैं प्राइवेटली पर्सन हूँ और मेरे पास जो भी लैंड है, प्रॉपर्टी है, हाउस है, व्हीकल्स है, ये सारी क्या है, ये मेरी एसेट्स है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, एज आप जैसे जैसे बड़े हो गए आपके पास आपकी मार्कशीट्स, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, ये आपके एसेट्स है, ये आपका फ्यूचर बनाएगी। आप कहीं पर भी जाओगे वहाँ पर बताओगे ये देखिए सर 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, ये मैंने मेरी लाइफ में मैंने एसेट्स अर्न की है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बिजनेस के अंदर एसेट्स क्या होगी, टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स विच आर ओन्ड बाय एन एंटिटी और विच विल बी इनेबल द फर्म, फर्म को इनेबल हेल्प करती है इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर। फ्यूचर में बिजनेस उनका यूज़ करेगा, लॉन्ग टर्म यूज़ करेगा, शॉर्ट टर्म यूज़ करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ में उसकी हेल्प होगी। ओके, एग्जाम्पल्स, बिजनेस की एसेट्स, एसेट्स और लायबिलिटीज बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों के दोनों बैलेंस शीट के पार्ट हैं। एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल एक्सेट्रा, all are the assets of the business। ये सारी की सारी क्या है, बिजनेस की एसेट्स है। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन यहाँ पर चलते हैं। मैंने कहा जिस तरीके से हमने लायबिलिटी को फर्दर क्लासिफाइड किया था, एसेट्स भी क्या होगी, फर्दर क्लासीफाई होगी। जैसे फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स, सेकंड करंट एसेट्स एंड थर्ड इज डिफरेंट, दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स। इसको भी मैं बहुत डिस्कस करूंगा पॉइंट नंबर 3 को। अब आप यहाँ पर बहुत इजीली समझ जाना नॉन करंट एसेट और करंट एसेट क्या होगी। जैसे कि वहाँ करंट लायबिलिटी था तो विथ इन 12 मंथ्स हमें पे करना था। अब यहाँ पर करंट एसेट्स क्या होगी, जो विथ इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाए, एसेट्स जो लिक्विडिटी फॉर्म में हमारे पास रहे। फर्स्ट पॉइंट, नॉन करंट एसेट्स दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज
not with the purpose to resell but are enabled by the business from a long term point of view। मतलब यहाँ पर उसका पर्पस बिजनेस का ये नहीं है कि मैं फटाफट सेल करूँ। एसेट्स लॉन्ग टर्म, जो एसेट्स हमारे पास होती है जिनको हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेना होता है, वो सारी की सारी क्या होगी, हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, जिन्हें हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड मतलब जो लॉन्ग लाइफ के लिए आपने परचेज किए, लॉन्ग लाइफ के लिए आप यूज़ करोगे। सपोज आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री और बहुत बड़ा प्लांट सेटअप करना चाहते हो, आपने बहुत बड़ी मशीनरी परचेज की है, तो आपका पर्पज़ ये नहीं कि मशीनरी को वापस विद इन 12 मंथ सेल कर दूं। आप उसका यूज़ लोगे, प्रोडक्शन में यूज़ लोगे, आपके गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होंगे उस मशीन के थ्रू, तो मशीन आपका क्या होगी, नॉन करंट एसेट। जो आपका पर्पस क्या था, नॉट टू रीसेल, और उसकी हेल्प से आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स जो लॉन्ग टर्म यूज़ होगी। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अगर आपने बिजनेस का भी इन्वेस्टमेंट होता है, बिजनेस के पास क्या होता है, कई बार आइडल मनी पड़ा रहता है, तो बिजनेस क्या करती है, अपने नेम से कुछ प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, तो वो क्या हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म लोन, अगर बिजनेस ने किसी थर्ड पर्सन को, बिजनेस लोन ले भी सकता है और लोन दे भी सकता है। अगर आपने किसी थर्ड पर्सन को बिजनेस के थ्रू लॉन्ग टर्म लोन और कुछ एडवांसेस दे रखे हैं, तो वो क्या हो गया, नॉन करंट एसेट्स, वो विद इन 12 मंथ्स मैच्योर नहीं होंगे। ओके, अब यहाँ पर हमने डिस्कस किया था फर्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स आर विच आर नॉट टू रीसेल बट विद द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग इट्स अर्निंग कैपेसिटी। नॉन करंट एसेट्स का फर्स्ट पार्ट क्या है, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स को हम किस फॉर्म में यूज़ लेते हैं, जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाए। मैंने अभी आपको कहा था कि मशीनरी। फिक्स्ड एसेट्स आर द फर्दर क्लासिफाइड इनटू टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, देखो फिक्स्ड एसेट्स की दो कैटेगरी है, टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी। टेंजिबल तो समझ में आ रहा है, विच कैन बी इजीली सीन एंड टच्ड, बट व्हाट डू यू मीन बाय द इनटेंजिबल, इट मीन्स विच कैन नॉट बी इजीली सीन और टच्ड। अब यहाँ पर देखते हैं टेंजिबल, दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये जो भी वर्ड मैंने यूज़ लिए ये सब लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। लॉन्ग टर्म मीन्स नॉन करंट, नॉन करंट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स के मैंने दो पार्ट किए, टेंजिबल जो मैं इजीली सी और टच कर सकता हूँ, तो मैंने वहाँ पर सारी फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली एसेट्स यूज़ की। इनटेंजिबल एसेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैं और डीपली डिस्कस करूँगा। दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, दैट इज दे कैन नॉट बी सीन और टच, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और वो हमें बेनिफिट दे रही है। देखो एसेट्स का मेन पर्पज़ क्या होता है, जो हमारे बिजनेस में इकोनॉमिक बेनिफिट दे। अब यहाँ पर देखो इनटेंजिबल एसेट्स भी हमारे बिजनेस को, जैसे कि पेटेंट, अगर आपकी कोई आइडियाज़ हैं वो आपने पेटेंट करा रखे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, जैसे कोई फॉर्मूला हो चुका है तो आपने उसको पेटेंट करवा दिया, वो कोई दूसरा बंदा यूज़ नहीं ले सकता है, तो अब वो आपको पेटेंट होता है एटलीस्ट 10 ईयर 20 ईयर्स। हर कंट्री का अपना अपना टाइम पीरियड होता है पेटेंट के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेटेंट के थ्रू पेटेंट डिपार्टमेंट होगा, वो आपकी जो भी आप पेटेंट करना चाहोगे, आपका कोई फार्मूला हो गया या कोई टेक्निक होगी, वो कोई और डिफरेंट पर्सन और कोई पर्सन आउट ऑफ द बिजनेस उसे यूज़ नहीं करे, इसलिए आपको पे करना होता है। वो एज अ लीगल फॉर्म में आपके पास रहेगा, ओनली 1 और 2 पेजेस का जो होगा उसकी कॉपी आपके पास रहेगी। तो पेटेंट क्या हो गया मेरे पास, एक इनटेंजिबल एसेट्स। फिर गुडविल। अब गुडविल क्या होती है, मार्केट में आपकी रेपुटेशन क्या है, गुडविल के थ्रू आप कितना अर्न कर रहे हो। थर्ड वन इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मीन्स एनी लोगो ऑफ द बिजनेस। अगर आपके जैसे कि पेप्सी, थम्स अप, कोको कोला, ये ट्रेडमार्क है जो कि सारे के सारे क्या हो चुके हैं, प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड हो चुके हैं, हम वो ट्रेडमार्क यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी पे करना होता है। इस वजह से सारी की सारी जो चीज़ें अपन रीड कर रहे हैं इनटेंजिबल हैं, इनके लिए कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लीगल अथॉरिटी से क्या लेना होता है, सर्टिफिकेट। देन दिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी हमारे लिए क्या हो गया, इनटेंजिबल एसेट, जिसका हमें इनडायरेक्टली बिजनेस को बेनिफिट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, then the second one is current assets, those assets which are converting into the cash within a short period. Current means short period assets within a year. Example, जो कैश में कन्वर्ट हो जाए within 12 months उसे बोलेंगे करंट एसेट्स। ये सारी की सारी चीज़ें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की 12th में रिपीट होगी। अभी आपको 11th में भी पूछा जाएगा, गिव 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल्स ऑफ करंट एसेट्स। What do you mean by current assets? Those assets which are converting into cash within a short period, that is a year, 1 year, within a year, within a 12 months,
जो कैश में कन्वर्ट हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स। जो विद इन ईयर हमें पे करनी होगी तो होगी करंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल, कैश अपने आप में सबसे बड़ी करंट एसेट है, लिक्विड एसेट है, क्योंकि ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है। ओके, डेटर्स मतलब हमने कुछ हमारे बायर्स को क्रेडिट पे सेल किया था, हमारे कुछ बायर्स आए थे बिजनेस में, हमने उन्हें क्रेडिट पे सेल किया है, हम उनसे पैसा ड्यू है, हम उनसे पैसा मांगते हैं, वो हमारे लिए क्या हो गए, डेटर्स। आज नहीं तो कल वो हमें पैसा देंगे, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, करंट, उधार माल बेचना। हमने कुछ भी अगर क्रेडिट पे सेल किया है तो हमने मोर देन 1 ईयर के लिए नहीं किया, हम उन्हें पीरियड कितना देंगे, क्रेडिट पीरियड मैक्सिमम 6 मंथ्स, मिनिमम 1 मंथ 15 डेज। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमें उन्हें क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं, नो डाउट हमें वो पैसा मिलने वाला है, तो वो विद इन 1 ईयर क्या होगा, कैश में कन्वर्ट होने वाले हैं डेटर्स। बिल्स, रिसीवेबल्स, स्टॉक जो गुड्स हमारे पास है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस, आप जैसे कि मोबाइल रिचार्ज करते हैं, प्रीपेड है, ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, बट आप इन्हें एज करंट एसेट यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा एक एग्जांपल है जो कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बट आपने ऑलरेडी कैश पे कर दिया है, लेकिन वो हमारे पास एज कैश का काम कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, करंट एसेट्स। देन द थर्ड वन इज फिक्टिशियस एसेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दोज एसेट्स विच आर नीदर टेंजिबल और नॉर इनटेंजिबल एसेट्स। ऐसी एसेट्स जो टेंजिबल भी है, जो ना टेंजिबल है और ना ही इनटेंजिबल है। They are the losses not written off in a year in which they are incurred, but in more than one accounting period. ये losses हैं जो हमने राइट ऑफ नहीं किए। राइट ऑफ मतलब हमने P&L से चार्ज नहीं किए, हमने बिजनेस के प्रॉफिट में से चार्ज नहीं किए हैं। कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जो मोर देन 1 ईयर हमें बेनिफिट देते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो मोर देन 1 ईयर हमें बेनिफिट देते हैं। एक्चुअली में P&L अकाउंट बनाया किस लिए जाता है कि करंट ईयर के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से राइट ऑफ कर देते हैं। बट फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं जो हम डायरेक्टली राइट ऑफ नहीं कर सकते विद इन अ ईयर, क्योंकि P&L अकाउंट जो बनता है एक पर्टिकुलर ईयर से बनता है, और ऐसे कुछ एक्सपेंडिचर जो मोर देन 1 ईयर अगर हमें बेनिफिट दे रहे हैं तो हमें उन्हें राइट ऑफ भी मोर देन 1 ईयर में करना होगा। ओके, तो उस केस में ये सारे के सारा आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना। फर्स्ट एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। सपोज आपकी बहुत बड़ी कंपनी थी, आपने पर्टिकुलर किसी सेलिब्रिटी को, विराट कोहली को आपने हायर किया फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब वो कह रहा है कि भैया आप मुझे पेमेंट करोगे 5 करोड़, मैं आपकी कंपनी का ऐड करूँगा और 5 ईयर्स तक मैं आपको 5 ऐड दूंगा। मतलब आपका टारगेट क्या हो गया कि मैं जो 5 करोड़ दे रहा हूँ मुझको इसका बेनिफिट कब तक मिलेगा, 5 ईयर्स तक मिलेगा। नो डाउट आपको 1 पेमेंट में करना होगा, बट वो बंदा क्या कह रहा है, मैं आपको 5 ऐड दूंगा, आप मुझे 5 करोड़ पे कीजिए और आप मेरे ये जो ऐड है मैक्सिमम 5 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट हुआ। अब आपने फर्स्ट डे क्या पे कर दिया, 5 करोड़। अब इट मीन्स ये नहीं है कि वो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है, ये जो 5 करोड़ आपने पे किए हैं एटलीस्ट ये 5 ईयर्स का एक्सपेंडिचर है, तो पर ईयर आपके पास कितना राइट ऑफ होना चाहिए, 1 करोड़। भैया सारे अकाउंटिंग ईयर्स पे सेम बर्डन होना चाहिए। पर्टिकुलर ईयर से एक्सपेंडिचर कितना रिलेटेड हुआ, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़। एट द एंड ऑफ 5th ईयर आपके पास सारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे, राइट ऑफ। तब ये जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, हम इसे ये भी बोल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। जो आपने एडवर्टाइजमेंट पे किया है पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड नहीं था, फॉर 5 ईयर से रिलेटेड था, तो एवरी ईयर ही इक्वल राइट ऑफ होगा। अभी डायरेक्ट हम 5th ईयर का आज ही कैसे मैं राइट ऑफ कर दूँ, तो मैं इसे एसेट साइड में रखता हूँ, ये मेरी एसेट है नहीं, फिर भी मैंने जो एक्सपेंसेस पे किया है मुझे एसेट साइड में शो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे फ्यूचर में राइट ऑफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, फिक्टिशियस मतलब क्या होता है, काल्पनिक, जो आज हमारे पास नहीं है फिर भी हम उसे क्या सोच रहे हैं, ये एसेट्स मेरे पास है। ओके, इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपके पास है, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इस तरीके से भी कंपनी के केस में आपके पास आएगा, जो 12th में हम सीखेंगे कि डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी क्या होते हैं, हमें कुछ लॉसेस होते हैं जो उनका फ्यूचर में हमें राइट ऑफ करना पड़ता है और हम एसेट साइड में शो कर दें, जो कि हमारी एसेट नहीं है, वो फिक्टिशियस एसेट्स हैं, सिर्फ नाम मात्र एसेट हैं, वो हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं दे रही है, बट हम करंट ईयर में राइट ऑफ नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उन्हें एसेट साइड में, बस टेम्पररी फिनोमिना के केस में हमने उसे रखा है। ओके, अब जो अभी अपने सारे एसेट्स की फॉर्म में पढ़ी, एक चार्ट के थ्रू हम समझते हैं एसेट्स के विद एग्जांपल्स। फर्स्ट मैंने कहा था एसेट्स होती है नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। फर्स्ट पॉइंट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड
अदर एसेट्स, अब यहाँ पर नॉन करेंट में मैंने कहा तो फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होगी, टेंजिबल और इनटेंजिबल, और अदर एसेट्स में हमने पढ़ा था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स, एडवांसेस, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ रीड की थी। और हमने यहाँ पर पढ़ा था फिक्स्ड एसेट्स के अंदर टेंजिबल एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी की सारी क्या होगी मेरी टेंजिबल, और इनटेंजिबल में पेटेंट्स, कॉपी, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा, ये सारी मेरी होगी इनटेंजिबल एसेट्स। फिर हमने पढ़ा था करंट एसेट्स के एग्जाम्पल्स जो विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाए, कैश, डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल्स, स्टॉक, प्रीपेड, फिक्टिशियस एसेट्स, नो डाउट जो एसेट्स हमारे पास नहीं है, फिक्टिशियस हैं, वो लॉसेस से, एक्सपेंसेस से हम राइट ऑफ नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उसे एसेट साइड में रखा है, जबकि वो एसेट्स एक्चुअल में नहीं है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो स्टूडेंट्स ये चार्ट जो हमने डिस्कस किया आपके लिए बहुत ईजी रहेगा अगर आप अपनी कॉपी फेयर आउट करते हैं तो। एंड द नेक्स्ट वन इज बैलेंस शीट। अब यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, कौन सी की थी, एसेट्स हमने डिस्कस की, कैपिटल हमने डिस्कस किया, लायबिलिटीज़ हमने डिस्कस किया, और बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, ये है ना डेबिट क्रेडिट नहीं होती कभी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट, एक साइड जो होगी आपकी कौन सी होगी लायबिलिटीज़, दूसरी साइड होगी जो होगी एसेट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फोकस करना, हमारे पास मैंने कहा था एक साइड होगी एसेट्स और एक साइड होगी लायबिलिटीज़। अब लायबिलिटीज़ के अंदर भी मैंने वर्ड क्या यूज़ लिया, लायबिलिटीज़। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो कि सर नहीं है प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये जो लायबिलिटीज़ है ना ये मेरे पास है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। अभी आपको पता होगा हमने पढ़ा था इंटरनल और एक्सटर्नल। ये लायबिलिटीज़ कौन सी होगी, कैपिटल, इंटरनल लायबिलिटीज़, और ये वाली लायबिलिटीज़ कौन सी होगी यहाँ पर, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। नो डाउट दिस इज द लायबिलिटीज साइड में है, बट जो लायबिलिटी साइड में आपको अंडर द कैपिटल मिल रहा है ये एक्सटर्नल लायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया कि हमारी एसेट्स अगर 100 है तो टोटल ऑफ द लायबिलिटीज़ भी क्या होगी 100। अब इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल ऑफ द एसेट्स, और फिक्स होगा एसेट्स। बैलेंस शीट की एक साइड कौन सी होगी एसेट्स, दूसरी साइड कौन सी होगी लायबिलिटीज़। जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रही है आपकी लायबिलिटीज़ होगी, जो राइट साइड में आपको दिख रही है एसेट्स। ये फिक्स फॉर्मेट है। अभी हमने सारी जो एसेट्स डिस्कस की है, सारी लायबिलिटीज़ डिस्कस की, हमने यहीं से की थी। अब ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाती है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर टोटल ऑफ द एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ द लायबिलिटीज़, एंड लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी, और मैं कह सकता हूँ इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। जब बैलेंस शीट मैच हो जाती है इट मीन्स हमने हमारा क्वेश्चन काफ़ी हद तक सही किया है और हमारे डेटा काफ़ी हद तक सही हैं। ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट और अपन डिस्कस करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में हम पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड होगा, व्हाट डू यू मीन बाय द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब भी देखो स्टूडेंट्स मैं एडिशनल चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जस्ट लेटेस्ट अभी हमने सीखा है कैपिटल क्या होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, और ये यहाँ पर यूज़ हो रही है इनका, और बाहर भी यूज़ देखते हैं कहाँ कहाँ होगा। ओके, अब जैसे कि मैंने कहा था अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। जो मैंने ऊपर नंबर्स दे रखे हैं आप इनके साथ यूज लेके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, वही रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर कैपिटल अगर मुझे कैलकुलेट करनी होती है तो मैं टोटल ऑफ द एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये लायबिलिटीज कौन सी है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अगर मैं कैपिटल में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज निकाल देता हूं तो मुझे क्या मिल जाती है, कैपिटल, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन में और के फॉर्म में क्या बन के आया मेरे पास, जब मैं लायबिलिटीज को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो वो प्लस हो जाएगी, और कैपिटल वो प्लस हो रहा था यहाँ के माइनस हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ एक्सटर्नल लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस इंटरनल लायबिलिटीज दैट इज कैपिटल। ये सारी की सारी क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। एक जो चैप्टर होगा हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन वो कंप्लीटली इसी पे बेस्ड होगा। थर्ड वन, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यहाँ आपको प्लस करना है, प्लस लायबिलिटीज। तो कैपिटल, इंटरनल और लायबिलिटी जो कि एक्सटर्नल लायबिलिटी, इन दोनों को अगर मैं एडअप करूँगा तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, एसेट्स। तो यहाँ पर हमारे पास ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये तीनों ही अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट, इनमें से आप कोई भी यूज़ करो तीनों का सेम मीनिंग रहेगा। और मैंने आपको कहा था हमारी बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लायबिलिटीज, एक होता है एसेट्स। तो एसेट्स इज इक्वल टू हमने कहा था लायबिलिटीज। अगर हमारी बैलेंस शीट मैच होगी तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर काफ़ी हद तक सही है। तो आज हमने जो सारी चीज़ें डिस्कस की है ये बहुत मेन है, और हमने स्टार्टिंग की अभी अकाउंटिंग टर्म्स की। अभी इन फ्यूचर हम पढ़ेंगे डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं। बट आज हमने जो 6 पॉइंट डिस्कस किए उसमें से लास्ट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you very much. If you have any kind of a doubt related to these 6 points, you can ask me.